आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है बिलावल का बयान, क्या पीडीएम इत्तेहाद में फूट पड़ गई, डूबती मईशत, बढ़ती महंगाई और इत्तेहादियों की दूरी, हुकूमत चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करेगी, गंदुम बहरान, सादा मामले को पेचीदा क्यों बनाया गया, कोरोना से हलाकतों में इजाफा, कातिल लहर का आगाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसके बाद पीडीएम इत्तेहाद से मुताल्लिक कई सवालात सर उठा रहे हैं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ के बयानिए से वाकई लाइल्म थे या उन्हें मारूजी हालात के पेश नजर ये बयान जारी करना पड़ा? क्या बिलावल के इस बयान के बाद पीडीएम इत्तेहाद में दरारें वाज़े हो गई हैं? और फिर सबसे अहम सवाल, क्या पीपल्स पार्टी भी नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है? बीबीसी को अपने इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीडीएम के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर धचका लगा। इंतजार है कि नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। उनका कहना था कि आमतौर पर हम जलसों में इस तरह की बात नहीं करते, फौजी क़यादत का नाम लेना शरीफ का जाती फैसला था, उनकी अपनी सियासी जमात है, मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मियां साहब ने हमारा एपीसी में ना जनरल बाजवा का ना जनरल फैज़ का नाम लिया था, लेकिन वहाँ ज़रूर बहस हुआ था कि क्या हमें इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारा पे लगाना चाहिए या पूरा इस्टेब्लिशमेंट पे लगाना चाहिए। और कंसेंसस राय ये था कि सिर्फ एक पे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाए। लेकिन शख्सियात के नाम की बात कहीं नहीं हुई। नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। तो ये आपके लिए भी शॉकिंग था जब ये हुआ? या शॉकिंग था कि ऐसे हुआ। यूजुअली पॉलिटिकली हम इन इश्यूज़ को जलसे में इस तरीके से नहीं ट्रैश आउट करते हैं, मगर मियां साहब का अपनी जमात है और मैं आई कांट प्रिज्यूम टू कंट्रोल हाउ ही स्पीक्स। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान के बाद तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ ने हक़ाइक़ बताए हैं, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बयान उनकी ज़ाती राय है। लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बिलावल के बयान को ऑपोजिशन में इख्तलाफात की अलामत करार दे दिया है। साथ ही उन्होंने दावा भी किया है कि बिलावल को पता चल गया है कि नून लीग उन्हें इस्तेमाल कर रही है और पीपल्स पार्टी ऐसे बयानिए का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे दुश्मन खुश हो। पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम बयानिए से लाताल्लुकी जाहिर कर रही हैं। जो क्रैक नजर आ रहे थे वो अब टूटने शुरू हो गए हैं। हमारा मौक़िफ़ हमेशा पाकिस्तान और इसके इदारे रहे हैं। एक जानिब हुकूमत ऑपोजिशन जमातों में दरारों के दावे कर रही है, जबकि दूसरी जानिब ऑपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ मुहिम में भी शिद्दत आती हुई दिखाई दे रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी है। मरियम नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रही हैं। उन्हें अवाम में भरपूर पजीराई भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अवामी इज्तिमात में उनका पुरतबाक इस्तकबाल भी किया जा रहा है, गर्मजोशी से इस्तकबाल हो रहा है, लेकिन साथ उनके बयानिए में मजीद शिद्दत आ रही है। आज 20 गर्दू में खिताब के दौरान उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मैं ये ऐलान करती हूँ और गिलगित बल्तिस्तान को ये बताती हूँ कि अब ये एनआरओ हमसे मांग रहा है, लेकिन सिलेक्टेड अब तुम्हें नवाज शरीफ इंशाअल्लाह और मुस्लिम लीग नून तुम्हें एनआरओ नहीं देगी। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जिनके रद्द-ए-अमल मोहतात दिखाई दे रहा है, जबकि मरियम नवाज आज भी अपने बयानात में शिद्दत ला रही हैं। वो खुद तस्लीम कर रही हैं कि उनके बयानिए का बोझ कोई भी उठा नहीं सकता है। उनके मुताबिक नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर भी इस बयानिए का दिफा नहीं कर सके। मैंने कल एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ सिर्फ मरियम और नवाज शरीफ ही उठा सकते हैं? क्या पार्टी के सरकर्दा रहनुमा भी ये बार उठाने से कासिर है? इसी हवाले से वजीर आजम ने सवात में खिताब करते हुए कहा कि मरियम नवाज की तकरीर पर खामोशी इसलिए इख्तियार कर रखी है क्योंकि वो एक औरत है। साथ ही उन्होंने ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के बड़े डाकू गए हैं और एनआरओ मांग रहे हैं। वजीर आजम खिताब करते हुए क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। सारे पाकिस्तान के डाकुओं का नाम लिए, डीजल का नाम नहीं लिया। उसकी बेटी भी यहाँ चुप, वो भी चुप। पूरी कोशिश की एनआरओ मिल जाएगा। फौज को क्या कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को बदलो। फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ।
उसकी बेटी वो भी वही बात कर रही है। कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते। यहाँ औरतों का हम एहतराम करते हैं, इसलिए वो उसको इजाजत है कि खुल के बात करे। 30 साल से एक दूसरे को कह रहे थे, वो कहता था वो करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है। जरदारी को जेल नवाज शरीफ ने 2 दफा जेल में डाला। नवाज शरीफ के ऊपर केस जरदारी ने किए। आज दोनों इकट्ठे होके मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं। अब एक जानिब ऑपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ बयानात में एक दूसरे पर बाजी लेने के लिए कोशा है, जबकि दूसरी जानिब किसी एक एजेंडे, बयानिए और तहरीक पर मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ऑपोजिशन का बयानिया एक जैसा क्यों नहीं है? किसका बयानिया कितना मकबूल है? क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम की बजाय सोलो फ्लाइट इख्तियार करना चाहती है? इसी मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जिन ख्यालात का इजहार मियां साहब ने गुजरावाला जलसे में किया है, जिन ख्यालात का इजहार इसके बाद वो कर रहे हैं अब तक, इन ख्यालात से पीपल्स पार्टी और खुद बिलावल साहब वाकिफ नहीं थे? देखिए, गुजारिश ये है कि मियां साहब के इन ख्यालात या टोटल जो उनका बयानिया है उससे हम कैसे वाकिफ हो सकते हैं? तो उनका अपने ख्यालात थे। आपके सवाल के जवाब में तो इतना ही कह सकता हूँ सर, इन ख्यालात मियां साहब सोचते हैं वो और इस राय का इजहार मुझे कंक्लूड कर लेने जी कायरा साहब। सर, मियां साहब जो सोचते हैं उसको जिस तरह इंटरप्रेट करते हैं, हमारे सामने तो जब बात आ जाएगी तो पता चलेगा ना। तो बिलावल साहब ने जो बात कही है, देखिए बुनियादी तौर पे जो सारा कजिया छिड़ा हुआ है ना, मैं उसको खुल के खुद आपसे बात कर देता हूँ। कजिया क्या है? कजिया ये छिड़ा हुआ है कि बिलावल साहब ने कहा है कि मियां साहब ने नाम लेके 2 फौज के सरबराहान को कहा है, ये हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं था। और जहां तक ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट का है, मदाखलत का है, जो बयानिया है, ये हमारा और मियां साहब का और भी बहुत सारे पॉइंट्स में डिफरेंस है। हमारा और मौलाना फजलुर रहमान साहब और बेशुमार पॉइंट्स में डिफरेंस है। हमारा और महमूद खान असदगई साहब का बहुत सारे पॉइंट्स में डिफरेंस है। हम तो एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे इकट्ठे हुए हैं और वो एक एलामिये की सूरत में मौजूद है। उस एलामिये के साथ तो सारी जमातें हैं। उससे हटके अगर किसी जमात का लीडर कोई बात करना चाहता है या करता है तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? अच्छा कायरा साहब, मेरा सवाल ले सकते हैं सर, अब इस पे मेरा सवाल ले लें। बिलावल साहब ने कहा है कि इदारों की हवाले से बात हुई थी, ये नहीं बात हुई थी कि शख्सियात को इस तरह से हदफ तनकीद बनाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि उनकी जंग इदारे के साथ तो है नहीं, उनकी जंग शख्सियात के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है शख्सियात की बात ना करें, इदारे की बात करें। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेना सर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो बात कर रही है उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया कैसे मुख्तलिफ, जरा समझा दें सर। देखिए, गुजारिश ये है कि क्या हमने मुस्लिम लीग नून के बयानिए को फॉलो करना है या उस बयानिए को फॉलो करना है जो 11 जमातों ने साइन किया है? तो आंसर इज कि हमारा जो एलामिया 11 जमातों ने साइन किया है वो हमारा कॉमन एजेंडा है। रही बात मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग कह रही है, उसमें बिलावल साहब ने बड़े वादे तौर पे कहा कि मियां साहब जो कहना चाहें उस कहने में आजाद है, हम उनको रोक नहीं सकते, वो हमें नहीं रोक सकते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने जब भी कभी, देखिए ना, मियां साहब या बाकी जमातें तो आज ये कह रही है ना, एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र भी आज कर रही है। हम तो 1967 से कर रहे हैं, जब से क्या हमारा पार्टी का हुआ। हम तो 1977 में जो कुछ हुआ, हम तो उसके बाद से लेके आज तक सियासत के अंदर मदाखलत के अमल को कंडेम करते आ रहे हैं, उसको रेजिस्ट करते आ रहे हैं, उसकी मार खाते आ रहे हैं, उससे कत्ल होते आ रहे हैं। हम तो एक इसकी तारीख में सबसे, और तीसरी नस्ल है हमारी इस वक्त। बात यह है कि मियां साहब ने जो कुछ कहा, हम कह रहे हैं कि जब हम किसी पे इल्जाम लगाते हैं उसका नाम लेके, तो हमारे पास स्पेसिफिक इल्जाम का सबूत होता है। बिलावल साहब ने भी यही कहा और हमने कहा कि हम जनरल इलेक्शन में या बाई इलेक्शन में मुख्तलिफ जगहों पे हमने इल्जाम लगाए कि फलां अफसर ये कर रहा है फलां इदारे का, तो हमने उसके सबूत दिए था। हमने, बिलावल साहब ने ये, अच्छा, तो कायरा साहब मुझे बताएं, बिल्कुल उन्होंने कहा उनके पास यकीनन सबूत होंगे। आखिरी बात मेरी खत्म हो जाए, आखिरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं इस मुल्क के, जानते हैं हर चीज को। उन्होंने अगर नाम लिए हैं तो यकीनन उनके पास सबूत होंगे, लेकिन मेरे साथ वो शेयर नहीं कर सके या मैं उनसे मिल नहीं सका कि वो मुझसे इस पर बात करते, क्योंकि कोविड की वजह से मैं जा नहीं सकता था और वो यहाँ इलाज की वजह से नहीं आ रहे। साहब को टेलीफोनिक राब्ता तो हुआ होगा बिलावल साहब का इसके बाद, और मियां साहब से कुछ शिकवा किया होगा या ये कहा होगा कि आप सबूत अगर है तो फिर पेश करें। देखिए, टेलीफोनिक राब्ते अपनी जगह, लेकिन टेलीफोनिक राब्ते तो आपको पता ही है, सारी बातें जो है टेप हो रही होती है।
तो हम टेलीफोनिक राब्तों पे तो बिलीव नहीं करते, कुछ बातें आपके सामने बैठ के करनी होती है और कुछ बातें किसी कासिद के जरिए से हुई हो सर? अगर हमने कहा है कि नहीं हुई और बिलावल साहब ने उसकी वजाहत की उसी इंटरव्यू में, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, सारे मीडिया से गुजारिश होगी कि आप उस सारे को एक दफा पढ़ लें, उसमें क्या क्या लिखा है। उन्होंने हर चीज का डिटेल जवाब दिया। अच्छा सर, जब मियां साहब ने कराची जलसे में खिताब नहीं किया तो इस हवाले से कोई कंसेंसस डेवलप हुआ था? ये मियां साहब का जाती फैसला था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला था कि मियां साहब कराची जलसे में खिताब नहीं करें? देखिए, हमारा कोई फैसला नहीं था, ये तो सारा कलेक्टिव डिसीजन था। हम सिर्फ उसको फैसिलिटेट कर रहे थे, हम उसके डिसीजन नहीं कर रहे थे। सर देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर आप लोग इकट्ठे हुए, 11 जमातों का इत्तेहाद है, यकीनन जब इत्तेहाद होता है तो फिर नफा और नुकसान जो है वो मुश्तरका होता है, साझा होता है। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी का जाती फैसला था, ये उसकी जाती राय थी। अब इस वक्त हो ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मियां साहब का जाती बयानिया है, जाती राय है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है बिलावल साहब की जाती राय है। तो आपको नहीं लगता सर कि फिर इससे जो डैमेज होगा वो कलेक्टिव डैमेज होगा, वो जाती डैमेज नहीं होगा? देखिए, गुजारिश ये है, आप एक बात को डिस्टिंक्ट कीजिए। आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लफ्जों से खेलने वाला आपका कारोबार है। सवाल ये है कि क्या हमें एक दूसरी जमात का, यानी पीपल्स पार्टी का एक स्टैंड ले ले तो बाकी जमातें हमारे एजेंडे को लेकर चलेंगी? अगर कल मौलाना फजलुर रहमान साहब फर्ज करे वो मजहबी इश्यूज को बनाना चाहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम तो कहते हैं नहीं, इसको नहीं बनाना। तो ये तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, जिन चीजों पे हम मुखालफ जमाते हैं, आज भी मरियम बीबी गिलगित बल्तिस्तान का विजिट कर रही है, उनके अपने कैंडिडेट्स हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपने हैं, हम अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये आप कल मुझसे सवाल करें कि ये आप क्यों कर रहे हैं, आप कैसे इत्तेहादी हैं, ये कोई बात नहीं है। साहब, आप क्योंकि सर सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, आप बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, मामलात को समझते हैं। इस वक्त जो बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास और मियां साहब और मरियम बीबी अपनाए हुए हैं, जिसपे उन्होंने आज भी कहा कि इस बयानिए का बोझ बर्दाश्त करना हर किसी का काम नहीं है, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून खुद अपने बयानिए से अपने आप को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेके जा रही? ठीक है ना, ये तो उनका सवाल है, उनसे पूछिए। मैं तो उस पर मैं तो सिर्फ आपकी जाती राय जा रहा हूँ। नहीं, मेरी कोई जाती राय नहीं, मैं अपनी जाती राय अपनी जात तक रखना चाहता हूँ। मेरी राय इस वक्त वो होगी कि जो एजेंडा सारी जमातों ने मिनिमम कॉमन पॉइंट्स पे इकट्ठे होकर तय किया, उस एजेंडे के मैं साथ हूँ, मेरी जमात साथ है। और बिलावल साहब ने वादे तौर पे कहा, आपको याद होगा उन्होंने क्वेटा जलसे में ये बात कही थी कि हम 2 कदम आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। हम तो भाई हम तो इस बीमारी के पुराने मौलज हैं, हम तो सबसे बड़ी मार खाने वाले हैं। आज भी सबसे बड़ा अजाब हम ही पे टूटता है, लेकिन हम तो पुराने गुनाहगार हैं, पुराने गद्दार हैं। हम तो ये तमगे ले चुके हैं ना बहुत दफा इसी बातों से कि हम कहते हैं कि आप मदाखलत ना करें, लेकिन आपने स्पेसिफिक्स पर बात करनी है। और बात याद रखिए, पीपल्स पार्टी का अपना एक एजेंडा है, पीपल्स पार्टी का एजेंडा को बाकी जमातें ड्राइव नहीं करेंगी, ये पीपल्स पार्टी बाकी जमातों को ड्राइव नहीं कर सकती। जिन बातें इसी तरह बाकी जमातों का है, सो जिन बातों पे इत्तेफाक राय है उस पे हम इकट्ठे हैं, सॉलिडली इकट्ठे हैं, और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो साहब, आपको नहीं लगता कि बिलावल साहब के इस स्टेटमेंट के बाद खास तौर पे ये जो कंफ्यूजन उभरी है, इस पर फिर से पीडीएम की तमाम इत्तेहादी जमातों को सर जोड़कर बैठना चाहिए, जरा रिविजिट करना चाहिए और फिर से एक पेज पर आने की जरूरत है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या मुझे एक सियासी जमात के तौर पे किसी दूसरी सियासी जमात के एजेंडे को फॉलो करना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि जहाँ को डिफरेंसेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये समझते हैं डिफरेंस तो है ही नहीं, डिफरेंस तो है ही नहीं। देखिए, ये जो एक लिखा हुआ एजेंडा है, जब एक लिखे हुए एजेंडे पे सारी जमातों ने साइन किए हुए हैं, उससे भी देखिए ना, महमूद खान अजहर कराची के जलसे सुने महमूद खान अजहर साहब ने कराची के जलसे में खड़े होकर कह दिया कि उर्दू जबान के बारे में उनका एक अपना मौकफ आ गया। अब आप मुझे कहें मैं उसको फॉलो करूं, मैं कैसे करूं? और सर, अगर उससे एजेंडे से कोई तजावुज करेगा तो इस हवाले से पीडीएम कोई दायरा कार सेट करेगी, या इस हवाले से कोई ज़ाब्ता कार होगा कि अगर वो उस एजेंडे से तजावुज एक सेम पेज पर, एक सेम प्लेटफॉर्म से कोई उठता है और वो खिताब ऐसा कर देता है जो उस एजेंडे में नहीं लिखा हुआ, उस 26 नुकात का हिस्सा नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ जब भी कभी अलायंसेस बने हैं ना, क्योंकि मुतसादम और मुतारफ जमातों के आपस में एडजस्टमेंट होती है मार्शल लॉ के खिलाफ या के रवैयों के खिलाफ, तो उसको पहले टीचिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको एडजस्ट होते हैं 2 महीने 3 महीने लग जाता है, महीना 2 महीने का एक टीचिंग प्रॉब्लम का टाइम आता है। ये एमआरडी में भी आया था, ये आरडी में भी आया था, आजकल भी है। 8 तारीख को इनकी मीटिंग है पीडीएम की, और उसमें यकीनन ये मामला अब छिड़ेंगे तो उसमें कोई सोल्यूशन में निकल आएगा।
अच्छा कायरा साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि ये टीथिंग प्रॉब्लम होता है ये 2-3 महीने 4 माह का, तो ये जब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता जैसे जैसे बयानात में हिद्दत आ रही है, शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, तो अल्टीमेटली वो जो मुज़ाकरात और डायलॉग वाला मामला है उसकी जो राहें हैं वो मजीद तारीक होती जा रही हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं? ये बहुत जल्दी होने की जरूरत है, आप नहीं समझते? देखिए, गुजारिश ये है, मैं कर्ज करूं, मरियम बीबी गिलगित बल्तिस्तान का टूर कर रही है, वो अपनी पार्टी के जलसे कर रही है, हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ कर रही हैं, वो अपना नुक्ता नजर दे रही है, उनका हक है पूरी तरह बयान करे, वो पीडीएम का नुक्ता नजर नहीं हो सकता। इसी तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अपना विजिट कर रहे हैं, हम अपना नुक्ता नजर दे रहे हैं, हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, हम उनको पाबंद तो नहीं कर सकते। ये पीडीएम की बातें नहीं है, जो बातें पीडीएम के साथ तय हैं उनके अंदर रहते हुए जब बातें होंगी तो वो पीडीएम की है। बाकी अगर आपका हर जमात आजाद है, वो अपने अपने जलसे भी करेगी, अपने इलेक्शन भी लड़ेगी। अच्छा कायरा साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि मरियम बीबी वहीं पे है, बिलावल भुट्टो साहब भी जो है बड़े दिन से कैंपेन में मसरूफ है, तो आपस में कोई इस बयान के बाद कोई गुफ्तगू तो हुई होगी, कोई कॉन्वर्सेशन हुई होगी इस हवाले से मरियम बीबी के साथ? मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई मीटिंग उनकी आपस में कोई गुफ्तगू हुई है, मेरे इल्म में भी नहीं है, मेरा ख्याल है हुई भी नहीं है, और कोई स्केड्यूल्ड भी नहीं है? नहीं, अभी तक मेरे इल्म में तो नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस तमाम तर मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ है जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या मरियम बीबी और मियाँ साहब का बयानिया खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बंद गली की जानिब ले जा रहा है? देखिए, बयानिया जो पाकिस्तान की, वाकई आपने ठीक कहा कि हर गली में जा रहा है। आज भी गिलगित बल्तिस्तान में जहां दूर दराज इलाके हैं वहां पर भी आप देखें कि किस तरह लोगों ने वालहाना तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ के बयानियों को ज़ीराई बख्शी है। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हर गली में जा रहा है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये बयानिया नून लीग को बंद गली की जानिब ले जा रहा है? देखिए, अगर आइन और कानून की बात करना और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात करना, या पीडीएम जो 11 पार्टियों का इत्तेहाद है और 26 पॉइंट उसके जो हैं उस पर उसकी डिमांड करना किसी को बंद गली में ले जा रहा है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। हम जो हैं हर उस चीज़ पे जो आइन और कानून के मुताबिक है और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और वोट को इज्जत देने की है, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और इसको लेकिन डॉक्टर साहब, जहां तक पीडीएम के उन 26 नकात की अमल दरामद की बात है, तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि वो तो बड़े शॉक्ड हुए जब गुजरावाला जलसे के अंदर उन्होंने मियाँ साहब को फौज की क़यादत पर इस तरह डायरेक्टली हमले करते हुए देखा है, इस तरह से तुंदो तेज निश्तर बरसाते हुए देखा है, तो उस वक्त तो उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो पीडीएम के बयानिए से ज़रा हट कर है? एक तरफ पीडीएम वर्सेस पीटीआई, दूसरी तरफ पीएमएलएन वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट दिखाई देता है। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि पीडीएम 26 पॉइंट के एजेंडे पे मुत्तफिक है, उसके अलावा तकारीर में कोई कुछ करता है या अपना कोई रिएक्शन देता है डिफरेंट सिचुएशन में, तो वो है। देखिए ना, हमें नैब बुलाती है नून लीग के, तो हम बिल्कुल हमारा खवातीन और सारे लोग जो हैं बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है सर। क्या मियाँ साहब ने गुजरावाला जलसे में जो कुछ कहा उस पर पीडीएम की बाकी मानदा क़यादत को एतमाद में लिया था सर? हमने तो ऐसा नहीं कहा डॉक्टर साहब। ये उस बयानिए, डॉक्टर साहब मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लेगा सर। उस पे हम डॉक्टर साहब गुजरावाला जलसे में तकारीर पे या कोई अल्फाज ऐसे, डॉक्टर साहब गुजरावाला जलसे में मियाँ साहब ने जो कुछ कहा, क्या उस पर पीडीएम की दीगर क़यादत को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया था? उसके बाद गुजरावाला जलसे से मियाँ साहब मुखातिब हुए थे? देखिए, ये बयानिया जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले नेशनल असेंबली में सिलेक्टेड का वर्ड किसने इस्तेमाल किया, सिलेक्टर्स का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया, ये सबको ये बात पता है, ये चीज जो है। और इसमें कोई डॉक्टर साहब सिलेक्टेड का लफ्ज तो खुद बिलावल भुट्टो साहब भी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इस लफ्ज के ऊपर जो है एतराज नहीं है, उन्हें एतराज है बराह रास्त फौज की क़यादत का। जिस तरह से नाम लिया गया और नाम लेकर जो कुछ कहा गया, वो कह रहे हैं कि वो इस इंतजार में है कि मियाँ साहब खब सबूत पेश करते हैं, तो उन्हें एतराज सिलेक्टेड का लफ्ज कहने पर नहीं है, उन्हें एतराज किसी और बात पर है। डॉक्टर साहब देखिए, उन्हें किसी चीज पे इतराज नहीं, उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब 3 बार के वजीर आजम और बड़े जिम्मेदार हैं और हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और वो बेहतर तौर पर जानते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि उनके सबूत जो है वो मियाँ साहब को पता होंगे, और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि हमें इंतजार है, अगर वो बताना चाहें
लेकिन डॉक्टर साहब साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था जिस वक्त मियां साहब ने ये कहा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अंदाज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा नहीं है। आप ये क्या देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगर डिस्टेंस कर लेती है खुद को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जो इस वक्त दिखाई भी दे रहा है, तो फिर क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ नहीं जा रहे आप? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा कि 26 पॉइंट का पीडीएम का एजेंडा है और हम सारे उसी चीज पे इकट्ठे हैं। देखिए, एक आइडेंटिकल ट्विंस भी जो होते हैं ना, उनकी भी सोच मुख्तलिफ होती है। तो हमने ये तो डिफरेंट पार्टीज है और डिफरेंट पार्टीज में डिफरेंट ओहदेदारान है और डिफरेंट जो है क्यादतें हैं। ये नहीं है कि कोई लिखा हुआ स्टेटमेंट सारे पढ़ेंगे, हर एक का अपना अपना सोचने का अंदाज है, हर एंगल से सोच रहे। लेकिन जो पॉइंट्स पे एग्रीड अपॉन है वो 26 पॉइंट है और वो उसी पे है कि आप वोट को इज्जत दें और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और आइन और कानून पे चले। पीपल्स पार्टी की तारीख आप देख लें, 4 नस्लों से वो किस चीज के लिए जिद्दोजहद करती है, तो हमें कोई इसमें वो शक नहीं है कि डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि गुजरावाला जलसे में मियां साहब ने जो कुछ कहा वो पीडीएम के उस एजेंडे से तजावुज किया और उस 26 नुकात से बाहर था? जी, आपकी आवाज। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि मियां साहब ने गुजरावाला जलसे में जो कुछ कहा और उसके बाद जो कुछ कह रहे हैं वो उस 26 नुकात से तजावुज कर चुके हैं जिस पर आपके इत्तेहादियों को एतराज है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर कोई और हो? देखिए, कोई इतराज उन्होंने नहीं किया। देखिए, उन्होंने एक अपनी फीलिंग बताई है कि मैं ये जो है वो इस तरह नेमिंग जो है हो सकता है उनके लिए जो वो उसके लिए अचानक हुआ है, उनके लिए तो ये एक किस्म की शॉकिंग तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा मैं परेशान हूँ या ये कि मेरे लिए। लेकिन बात दूसरी जो है कि लेकिन डॉक्टर साहब क्या यही परेशानी थी बिलावल भुट्टो साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? यही परेशानी थी जिसकी वजह से मियां साहब ने कराची जलसे में खिताब नहीं किया और फिर कोयटा जलसे में आए जहां पर बिलावल भुट्टो मौजूद नहीं थे? क्या यही यही शौक थे इस हवाले से और यही परेशानी थी जिसकी वजह से मियां साहब कराची जलसे में तकरीर नहीं कर सके? देखिए, हमने जैसे मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करें कि पीडीएम जो है 11 पार्टियों का इत्तेहाद है और उसमें 26 निकात है जिसमें इंश्योर करना है कि वोट को इज्जत हो, जिसको आप वोट डालें, जिसको पाकिस्तानी कौम सेलेक्ट करे वही हक़ हुक्मरानी हो और आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया जाए। इससे आगे जो बातें हैं वो सारी सियासी बातें हैं। डॉक्टर साहब देखिए, आज मरियम बीबी ने खुद कहा कि मेरे और मियां साहब के बयानिए का बोझ उठाना हर किसी का काम नहीं है। वो भले मरियम बीबी और मियां साहब के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब ही क्यों ना हो, उनका नाम भी उन्होंने लिया है और बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं। तो ये तो खुद मरियम बीबी कह रही हैं कि उनके बयानिए का बोझ उठाना हर एक का काम नहीं है। तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर आपके अपने लोग बोझ नहीं उठाने को तैयार होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बोझ कैसे उठाएगी? या फिर इस हवाले से JUIF ये बोझ कैसे उठाएगी? दीगर इत्तेहादी जमातें ये बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगी? मैंने जैसे कहा आपको कि जो आप कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारी बात जो है वो दूसरी पार्टी से नहीं, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने अहदाफ है, लेकिन जो 26 पॉइंट है उस पे हम मुत्तफिक है। पीडीएम इसलिए बना है, इसको समझने की बात है। बाकी बातें जो है, बाकी पार्टियां सारी कहाँ किसी का बोझ उठाती हैं। आप हुकूमती पार्टी में देखें कि वो प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के सारे किस किस्म की बातें कर रहे होते, उनके इत्तेहादी किस तरह कर रहे होते। लेकिन डॉक्टर साहब इतनी मुतजाद आरा, इतनी मुतजाद आरा, मुतजाद तजावीज़ के साथ अगर एक ही मंजिल का जो हुसूल है वो हदफ हो और मुख्तलिफ रास्ते लिए हुए हों तो फिर एक मंजिल की तरफ कैसे बढ़ेंगे? जब आपकी मंजिल आप कह रहे हैं कि एक है लेकिन रास्ते जुदा जुदा हैं, तो इन जुदागाना रास्तों के साथ मंजिल तक कौन पहुंचेगा? डॉक्टर साहब, इस हवाले से तो कई शुकूक शुबहात पैदा हो रहा है। देखिए, मंजिल भी एक ही है और रास्ता भी एक ही है, सिर्फ स्पीड की बात है। कोई तेज चल रहा है, कोई आहिस्ता चल रहा है। सबका जो राह है वो एक ही है कि कहाँ पे पहुंचने हैं, आइन की अमलदारी पे पहुंचने हैं और जिसको वोट दिया जाए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होनी चाहिए और वही हक है, हुक्मरानी हो जिसे अवाम पाकिस्तान के। कोई तेज चल रहा है, कोई आहिस्ता चल रहा है, पहुंचना सबने वहीं पर है और यही सबका मकसद है और इसीलिए पीडीएम बनी और यही 26 निकात जो है ये आपके साइन मार्क्स हैं जो आपको उस मंजिल तक लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि बिलावल साहब का जो बयान है वो उनकी ज़ाती राय है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मियां साहब का बयानिया उनकी ज़ाती राय है, उनकी अपनी जमात है।
दोनों तरफ से एक ही तरह के बयान सामने आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दोनों जानिब से अपनी अपनी जाती राह पेश की जा रही है, लेकिन मंजिल एक ही है। मगर सवाल फिर वही है कि अगर मंजिल एक है और राहें जुदा हैं तो फिर उस मंजिल का हुसूल कैसे मुमकिन हो पाएगा। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि परिंदे आशियाने क्यों बदल रहे हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आजम के रफीक खास मुश्किल वक्त के साथ ही इत्तेहादियों की ऑक्सीजन के जरिए हुकूमत को खड़ा रखने वाले अहम पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन 7 माह के बाद पाकिस्तान वापस लौट आए हैं। आज जब वो 7 माह के बाद अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंचे तो वहां पर सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मैं गया था, मैं बता के गया था कि मैं इलाज करने जा रहा हूँ। हर साल जाता हूँ, हर साल पिछले 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा। मैं वापस आ जाऊँगा। अपोजिशन का काम है इल्ज़ाम लगाना। मैं उनको कोई इतना जवाब देना चाहता हूँ ना मैं उनसे जवाब देने की उनको चाहते। मेरा कोई मसला नहीं है, सब कुछ कारोबार साफ और शफाफ है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि उनका कारोबार शफाफ है, उन पर ऐसा कोई चार्ज नहीं है। इस हवाले से उन्हें कोई डर नहीं है और ऑपोजिशन का तो काम बातें करना, ऑपोजिशन बातें करनी है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन अब जब वापस आए हैं तो एट दिस पॉइंट इन टाइम उनकी वापसी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी उनसे नाराज हैं, ऐसे में कि जब महंगाई बहुत ज्यादा है, चीनी का रेट बहुत ज्यादा पहुंच गया है, क्या चीनी सस्ती हो जाएगी जहांगीर तरीन की आमद के साथ ही? क्योंकि उन्होंने वापस पहुंचते एक ट्वीट किया और ट्वीट में कहा है कि वो हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश है खासतौर पे महंगाई से मुताल्लिक, उनसे निपटने के लिए भरपूर मदद करेंगे। अब हुकूमत उनकी मदद लेती है, हुकूमत महंगाई के मामले पर उनकी मदद लेगी, इत्तेहादियों को मनाने के मामले पर उनकी मदद लेगी, या फिर जहांगीर तरीन का शुगर इंक्वायरी कमीशन से मुताल्लिक जो मामलात हैं सबसे पहले वो इंक्वायरी आगे बढ़ाई जाएगी, उनसे पूछगछ की जाएगी। बारकैफ जो भी मामला है, एक और अहम मामला है अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले किसान इत्तेहाद के रहनुमा अशफाक लंगड़ियाल पुलिस तशद्दुद से जाबहक हुए। आज उन्हें उनके आबाई गांव में सपुर्दे खाक कर दिया गया है। सोना उगलती मट्टी का वारिस आज उसी मट्टी में दफन हो गया है। लेकिन अशफाक लंगड़ियाल की वफात ने कई सवालात उठा दिए हैं। क्या रियासत पाकिस्तान में अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना जुर्म है? हुकूमत किसानों को उनका हक क्यों नहीं दे पा रही है? ज़राई रियासत के बासी को उसकी मेहनत का फल क्यों नहीं दिया जाता? हर मैदान में भारत का मुकाबला करने का ख्वाब देखते हुए किसानों को सब्सिडी और दीगर सहूलियात भारत के मुकाबले क्यों नहीं दी जाती हैं? क्या किसान का काम एहतजाज करना है या अनाज उगाना है? रोटी 2500 रुपए मन इंपोर्टेड गंदम से महंगी होगी या अपने किसान की दाद रसी से? सिंध गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मन कर सकता है तो पंजाब क्यों नहीं? अगर सनती बिजली सस्ती हो सकती है तो किसान के लिए क्यों नहीं हो सकती है? आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने एहसान अजीम करते हुए गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपए करने की मंजूरी तो दे दी है, मगर इससे किसान को क्या फायदा होगा? हुकूमत रूस से 2500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम दरामद कर रही है, मगर अपने किसान को 2000 रुपए फी मन देने पर एतराजात उठाए जा रहे हैं। आज वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फखर इमाम ने कहा कि गंदम की कीमत में इजाफे की वजह पैदावार में 20 लाख टन कमी है। जखीरा गंदम स्टॉक कर ली जिससे कीमत में इजाफा हुआ। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि दरामदी गंदम से कीमत में कमी होना शुरू हो गई है। इस हवाले से फखर इमाम क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। 12 साल के बाद हम गंदम की इंपोर्ट की तरफ आए, क्योंकि जो ये फसल हमारा था कि हमने हार्वेस्ट की अप्रैल 2020 में 25.25 मिलियन टन हुआ और ये हमारी ज़रूरत से तकरीबन 18 से 20 लाख टन इसकी कमी पाई गई। बदकिस्मती से हमारे कुछ लोगों ने प्रॉफिटेरिंग की और उसकी वजह से ये इसकी कीमत जो थी वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता रहा। जो ये कीमतें बढ़ी हैं वो शॉर्टेज की वजह से नहीं है, पर वो लोग जो विंडफॉल प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, उसको आप होर्डिंग का लफ्ज कह दें, उसकी वजह से आम आदमी को दिक्कत पेश आई है। इस साल गंदम दरामद करके हुकूमत बहरान पर काबू पाने का दावा तो कर रही है, मगर क्या हुकूमत ने आइंदा सालों के दौरान गंदम का मुतवक्के बहरान खत्म करने की मंसूबाबंदी की है? क्या किसानों को एतमाद में लिया गया है जो हम स्टेक होल्डर्स हैं? क्योंकि इस वक्त किसानों की एक बड़ी तादाद गंदम के मुकाबले में दीगर मुनाफा बख्श और नकद आवर फसलों की काश्त की जानिब जा रही है। इसकी बड़ी वजह गंदम के हवाले से मुनासिब पॉलिसी का फुकदान है और किसानों को उनका हक ना मिल रहा है। आपके सामने गुज़श्ता 10 सालों का जायजा रखते हैं और इसका तकाबली जायजा हम पड़ोसी मुल्क भारत में गंदम की पैदावार और किसानों को दी जाने वाली सहूलियात। पाकिस्तान में 2011 और 2012 की इमदादी कीमत
जो किसानों को लिए मुकर्रर की गई वो 1050 रुपए फी मन थी, जबकि भारत में यही कीमत 545 रुपए फी मन थी। पाकिस्तान ने इसी माली साल के लिए गंदम की खरीदारी पर तकरीबन 10 रुपए फी किलो सब्सिडी बर्दाश्त की, लेकिन भारत ने किसानों को यह गंदम मुफ्त इस हवाले से बेची है। ये सब्सिडी नहीं थी बल्कि बीज मुफ्त दिया गया और दीगर सहूलियात के जरिए फायदा दिया। इसी तरह माली साल 2012 और 13 का जायजा लिया जाए तो उसमें पाकिस्तान में गंदम की इमदादी कीमत 1200 रुपए फी मन थी। हुकूमत ने 400 रुपए सब्सिडी बर्दाश्त की, जबकि भारत में इमदादी कीमत 902 रुपए फी मन मुकर्रर हुई, मगर भारत ने मिल मालिकान की बजाय बराह रास्त किसानों को सब्सिडी दी। साल 2013 और 2014 के दौरान पाकिस्तान में 1200 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी गई, जबकि भारत ने इमदादी कीमत 974 रुपए कर दी। इस साल हुकूमत ने सिर्फ 180 रुपए फी मन सब्सिडी दी। माली साल 2014 और 2015 में गंदम की इमदादी कीमत में 50 रुपए इजाफा किया गया। 1250 रुपए के हिसाब से खरीदी गई गंदम पर मिल मालिकान को 224 रुपए फी मन सब्सिडी दी गई, जबकि भारत ने इमदादी कीमत में कमी करते हुए 963 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी। माली साल 2015 और 2016 में हुकूमत ने इमदादी कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन मिल मालिकान को 400 रुपए फी मन के हिसाब से सब्सिडी दी गई, जबकि इसी दौरान भारत में फी मन गंदम की इमदादी कीमत 970 रुपए थी। माली साल 2016 और 2017 के दरमियान पाकिस्तान में गंदम की इमदादी कीमत 1300 रुपए जबकि भारत में 1014 रुपए फी मन थी, लेकिन इसी दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने 422 रुपए फी मन सब्सिडी भी खुद बर्दाश्त की। माली साल 2017 और 2018 में गंदम की इमदादी कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया, मगर हुकूमत ने 500 के करीब सब्सिडी बर्दाश्त की, जबकि भारत में फी मन गंदम की इमदादी कीमत 1150 रुपए कर दी गई। इसी तरह माली साल 2018 और 2019 में पाकिस्तान में गंदम की इमदादी कीमत 1300 रुपए मुस्तहकम रही, लेकिन भारत में यह कीमत बढ़कर 1501 रुपए हो गई। गुज़श्ता सीजन में यानी 2019 और 2020 के दौरान पाकिस्तान ने इमदादी कीमत 1400 रुपए कर दी, लेकिन भारत ने इसमें मजीद इजाफा कर दिया। इस वक्त भारत में फी मन गंदम की कीमत 1648 रुपए है। मुल्क में हर साल डीजल, खादों, बिजली, ट्रांसपोर्ट, मजदूरी और पैदावारी लागत में इजाफा होता है। अब डीएपी खाद की कीमत भारत में 1896 जबकि पाकिस्तान में 3300 रुपए से ज्यादा है। यही नहीं है बल्कि पोटाशियम की फी बोरी कीमत भारत में 1250 जबकि पाकिस्तान में 3600 के करीब है। भारत किसानों को बराह रास्त रिलीफ देता है। ये रिलीफ खाद, बीज, अद्वियात और बिजली के बिलों में दी जाती है। इसके बावजूद यहाँ हर साल गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में किसानों की बजाय बराह रास्त मिल मालिकान को फायदा पहुंचाया जाता है। खाद पर सब्सिडी देने के दावे तो किए जाते हैं, मगर इस सब्सिडी का किसान को फायदा नहीं पहुंचता है। यही नहीं बल्कि खाद की असल कीमत के अलावा भी किसान से रकम इंठी जाती है। खाद की फी बोरी की लागत में पैकिंग मटेरियल 40 रुपए, फ्रेट हैंडलिंग 130 रुपए, इसी तरह से जो मुलाजमीन की तनख्वाहों के 110 रुपए, जीएसटी और एडवांस टैक्स की मद में 2 रुपए शामिल किए जाते हैं और ये इजाफी रकम भी किसान से हासिल की जाती है। इन हालात में अगर हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ कोई किसान सड़क पर निकल आए तो उसे पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाती है। मेरे रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अगर ज़रई मुल्क में किसान खुशहाल नहीं होगा तो यकीनन आपकी रियाया को भी सुकून कल्ब मैसर नहीं होगा। जरूरत सब्र की है कि किसानों के लिए रियासती सतह पर इत्तफाक राय से मरबूत और तवील मुद्दती पॉलिसी अपनाई जाए। अब यह वक्त की अहम जरूरत है और मारूजी हालात के मुताबिक अगर ऐसा हो जाए तो किसानों को भी यकीनन उनके जायज हुकूक मिल पाएंगे और जो कीमतें जायद दिखाई दे रही हैं यकीनन इन कीमतों को कंट्रोल करने में भी हुकूमत कामयाब हो जाएगी और एक कॉमनर को भी सुकून मिल सकेगा। या एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कोरोना से हलाकतों की तादाद में इजाफा क्यों होता चला जा रहा है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1376 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद केसेस की कुल तादाद 3,40,000 से तजावुज़ कर चुकी है। लेकिन सबसे अहम पहलू, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 30 अफराद इस वायरस के बायस जान से हाथ धो बैठे हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के बायस जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 6,923 हो गई है। अब यहाँ जायजा लेते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में केसेस किस हिसाब से बढ़ रहे हैं और क्या दूसरी लहर पहले की तरह खतरनाक साबित हो सकती है। क्या हुकूमत को दोबारा लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में पहली लहर के दौरान रवा साल मार्च से जुलाई तक केसेस में बहुत इजाफा हुआ था और इसके बाद अमवात का ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया था। जुलाई की 11 तारीख को मुल्क भर में 65 अमवात सामने आई, जबकि जुलाई की 30 तारीख को ग्राफ मजीद नीचे आकर अमवात की तादाद 32 हो गई थी। इसी तरह अगस्त में ग्राफ मजीद नीचे आया। अक्टूबर में मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस और अमवात की तादाद बढ़ना शुरू हुई, जबकि 31 अक्टूबर को इस वायरस से 17 अफराद जाँ बहक हुए।
पिछले 2 महीने के मुकाबले में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 30 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जो कि गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में अमवात में तकरीबन दुगना इजाफा है। इसी सूरत हाल में आज NCOC ने बड़े फैसले किए हैं। इन फैसलों के मुताबिक 20 नवंबर से घरों के अंदर और शादी हॉल्स के अंदर शादियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि सिर्फ खुली जगहों पर 1000 मेहमानों के साथ तकरीब की इजाजत। इसी तरह 7 नवंबर तमाम सरकारी और निजी इदारों में 50% स्टाफ को घर से काम करना होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि मुल्क में मस्बत केसेस की शरह क्या है। 19 अक्टूबर को पॉजिटिव केसेस की शरह 2% थी, यानी हर 100 टेस्ट में से सिर्फ 2 में वायरस की तशखीस हुई थी, लेकिन अब ज्यादा हो गया है और अब इस वक्त शरह बढ़कर 5% तक जा पहुंची है, यानी अमवात के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव की शरह भी अब दुगनी हो गई है। अगर हम केसेस बढ़ने का पहली लहर के साथ जायजा लें तो पहली लहर जब मार्च में शुरू हुई तो जून तक केसेस की तादाद बहुत जल्दी से डबल हुई और ट्रिपल होती गई, लेकिन इस मरतबा पिछले 1 महीने के केसेस को अगर देखा जाए तो ये रफ्तार इतनी तेज नजर नहीं आ रही, जिससे ये बात सामने आती है कि दूसरी लहर में केसेस ज्यादा होने को बहुत वक्त लगेगा। बहरहाल अगर आवाम आसानी से एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, मास्क पहने, हाथों को धोए, समाजी फासला बरकरार रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस के ऊपर, तो यकीनन इस वायरस से बचा जा सकता है। एहतियात कीजिए, महफूज रहिए। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।